तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 53 है और आज हम फिर से ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के डिफरेंशियल इक्वेशंस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज का टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हम मुख्य रूप से इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की भूमिका को देखेंगे और हम यह भी देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का हल कैसे निकालते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं? यदि यह m और n x और y के फंक्शन हैं, तो इस इक्वेशंस m dx प्लस n dy को एग्जैक्ट कहा जाता है। यदि x y का कोई फंक्शन इस प्रकार मौजूद है कि इस फंक्शन dx y का डिफरेंशियल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड m dx प्लस n dy के पार्ट के ठीक बराबर है। इसलिए यदि कोई फंक्शन f x y मौजूद है तो दो वेरिएबल का फंक्शन जिसका डिफरेंशियल बिल्कुल यही m dx प्लस n dy है। एक बार देखते हैं कि फंक्शन f x का डिफरेंशियल क्या था। तो वह डिफरेंशियल जिसकी चर्चा हम पहले ही दो वेरिएबल के कैलकुलस में कर चुके हैं। तो इन दो वेरिएबल f x के एक फंक्शन के डिफरेंशियल को x के संदर्भ में इस f के पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में परिभाषित किया गया था और डेल y और dy के ऊपर x प्लस डेल f का यह डिफरेंशियल, यह दो वेरिएबल के फंक्शन के डिफरेंशियल की परिभाषा थी जिसका हम पहले से ही दो वेरिएबल के फंक्शन के कैलकुलस में अध्ययन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम जिसका पता लगा रहे हैं, हम एक फंक्शन f की तलाश कर रहे हैं जिसका डिफरेंशियल पूरी तरह से यह डिफरेंशियल इक्वेशन है या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है। और फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं क्योंकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है। और एक बार जब हम ऐसा फंक्शन पा लेते हैं, इंटीग्रेशन बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास f का डिफरेंशियल है, यहाँ इस f का डिफरेंशियल इक्वल है और फिर सॉल्यूशन f इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसलिए मुख्य कार्य इस फंक्शन f का पता लगाना है जिसका डिफरेंशियल बिल्कुल यही दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए या तो हम f का पता लगाते हैं जिसका डिफरेंशियल यह है, या दूसरे शब्दों में जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि इस डिफरेंशियल को x और dx के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में परिभाषित किया गया है। y dy के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव जो इस m dx प्लस n dy के बराबर होना चाहिए। इसलिए यहाँ सटीक रूप से डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में अच्छा परिणाम है। और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy के सटीक होने के लिए आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन ठीक यही डेल m ओवर डेल y है। इसलिए इस फंक्शन m का पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन n के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। और फिर न केवल सफिशिएंट बल्कि यह भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ हमारे पास दोनों तरीके हैं कि यह कंडीशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस और यह कंडीशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस के लिए भी सफिशिएंट है। इसलिए चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है, हम इसके प्रूफ को भी देखेंगे। तो मान लीजिए कि यह कंडीशन आवश्यक है। इसका मतलब है कि यदि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो डेल m ओवर डेल y डेल n ओवर डेल x के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन को एग्जैक्ट मान लीजिए। इसलिए हम मान लेते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है और फिर हम यह साबित करेंगे कि यह कंडीशन सही है। तो यहाँ यदि यह इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमारे पास एक फंक्शन f होगा, दो वेरिएबल का एक फंक्शन जिसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा के अनुसार m dx प्लस n dy होगा। इसलिए यदि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास यह dy में m dx प्लस डेल f ओवर डेल y में डेल y में डेल f ओवर डेल x होना चाहिए जो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर है।
और अब इस dx और dy के गुणांकों को समान करते हुए तो हमारे पास यह dx और राइट हैंड साइड भी है, हमारे पास dx है और फिर हमारे पास यहाँ यह dy है और हमारे पास वहाँ dy भी है, इसलिए हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि यह अब इक्वल होना चाहिए, इसलिए डेल f ओवर डेल x इस m के बराबर होना चाहिए और डेल f ओवर डेल y n के बराबर होना चाहिए। तो अब इन गुणांकों डेल dx और dy को बराबर करते हुए हम यहाँ जो प्राप्त कर रहे हैं वह है m इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल x और n इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल y। इसलिए अब हमें यह मानने की आवश्यकता है कि यह f सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स तक निरंतर है, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की इक्वलिटी को मान लेते हैं और इसके लिए यह मान लेना पर्याप्त है कि f सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स तक निरंतर है। इसलिए अब हम y के संबंध में m का यह पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि यहाँ भी y के संबंध में डिफरेंशिएशन होगा। तो डेल 2f ओवर डेल y डेल x पार्शियल डेरिवेटिव y के संबंध में और x के संबंध में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स की निरंतरता को मानते हुए हम इस डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह डेल 2f ओवर डेल x डेल y के बराबर है। तो यहाँ इस डेल f डेल 2f डेल x y के साथ अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि यह कुछ नहीं बल्कि डेल n ओवर डेल x है, क्योंकि यह डेल n ओवर डेल x से डेल n ओवर डेल x डेल 2f ओवर डेल x y और यह डेल 2f डेल x डेल y होगा। इसलिए हमने यहाँ इस डेल ओवर n और डेल x के साथ बदल दिया है, इसलिए हमें पहले से ही यह कंडीशन मिल गई है कि डेल m ओवर डेल y डेल n ओवर डेल x के बराबर होना चाहिए और यह आवश्यक कंडीशन है क्योंकि हमने इसके साथ शुरुआत की कि दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट है और फिर हमें यह मॉड कंडीशन बनी रहनी चाहिए। और अब हम दूसरी तरफ से देखेंगे कि यह कंडीशन बनी रहती है या नहीं, तो फिर हम दिखाएंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है और यह इस आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन के प्रूफ को पूरा करेगा। तो अब हम यह लेते हैं कि दी गई कंडीशन पर्याप्त है, जिसका अर्थ है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह कंडीशन है या यह कंडीशन बनी रहती है और फिर हम सिद्ध करेंगे कि यह m dx प्लस n dy एग्जैक्ट है। इसलिए यह दर्शाने के लिए कि यह एग्जैक्ट है, हमें मूल रूप से एक फंक्शन f प्राप्त करना होगा जिसका डिफरेंशियल एग्जैक्टली यही m dx प्लस n dy है। तो इसका मतलब है कि हमें एक फंक्शन f x y खोजना है जैसे कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल m dx प्लस n dy के बराबर हो। इसलिए इस तरह के किसी फंक्शन के निर्माण के लिए यह अब थोड़ा सैद्धांतिक है, इसलिए आप एक फंक्शन g x y को m dx के इंटीग्रल पार्शियल इंटीग्रल के रूप में लेंगे, इसलिए यह इस फंक्शन f की निर्माण प्रक्रिया है। तो यहाँ हम इस फंक्शन g को इस m के इंटीग्रल के रूप में लेते हैं। यहाँ दिया गया m ऐसा है कि यहाँ इस इंटीग्रल का अर्थ है कि x के संबंध में इस g के पार्शियल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव m है, क्योंकि हमारे पास यहाँ x के संबंध में इंटीग्रल है और हम यहाँ डिफरेंशिएशन लेते हैं। अतः x के संबंध में g का पार्शियल डेरिवेटिव, इस रिलेशन से ही आपको यह m प्राप्त होगा। तो g होने के बाद अब हम इस f का निर्माण करने से पहले सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जिसका डिफरेंशियल m dx प्लस n dy है। हम यहाँ यह दिखाएंगे कि यह फंक्शन n माइनस डेल g ओवर डेल y इत्यादि डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया फंक्शन माइनस कंस्ट्रक्टेड फंक्शन है और y के संबंध में इसका डेरिवेटिव, और यदि हम इस डिफरेंस को लेते हैं तो यह फंक्शन अकेले y का एक फंक्शन है, जिसे हम अब फंक्शन f के कंस्ट्रक्शन से पहले दिखाना चाहते हैं। तो इस अर्थ को दिखाने के लिए हमें बस x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करना होगा और यदि यह शून्य आता है तो इसका मतलब है कि यह x और अकेले y के फंक्शन से फ्री है। तो अब ये दिए गए हैं कि जी m डेल g ओवर डेल x m का इंटीग्रल है और हम कंसिडर करना चाहते हैं कि इस फंक्शन n माइनस डेल g ओवर डेल y का यह पार्शियल डेरिवेटिव शून्य है, जिसे अब हम दिखाएंगे।
और यह हमें बताएगा कि यह अकेले y का एक फंक्शन है इस n माइनस डेल जी ओवर डेल y में x टर्म, क्योंकि अगर हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव को शून्य दिखा सकते हैं तो यहाँ अब यह x के संबंध में n का पार्शियल डेरिवेटिव है और हमारे पास x के संबंध में और y के संबंध में g का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसलिए सेकंड ऑर्डर के मिक्स्ड डेरिवेटिव्स की इस इक्वलिटी को फिर से मानते हुए तो अब हमने v डेल y ओवर डेल x को बदल दिया है और यहाँ हम डेल ओवर डेल y और डेल g ओवर डेल x लेंगे। तो अब हम बस इसमें डेल n ओवर डेल x इसे लिखते हैं और हमें यहाँ डेल g ओवर डेल x और इस डेल g ओवर डेल x का डेल ओवर डेल y कंस्ट्रक्शन द्वारा दिया गया है, इसलिए यह m के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यह डेल ओवर डेल x और माइनस दिस डेल m ओवर डेल y है। यह दी गई कंडीशन है, हम यह मान रहे हैं कि यह कंडीशन बनी रहती है और हम सिद्ध करेंगे कि इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ यह कंडीशन थी कि डेल n ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल m ओवर डेल y है। तो उस कंडीशन साथ अब हमने देखा है कि यदि यह कंडीशन बनी रहती है तो यह n माइनस डेल g ओवर डेल y वहाँ बस y का फंक्शन होगा। हम इस फंक्शन में x को जानते हैं n माइनस डेल g ओवर डेल y, तो इसके साथ अब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यह f और f कुछ और नहीं बल्कि g है जिसे हमने इस m के इंटीग्रल के रूप में कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए यह g प्लस यह फंक्शन n माइनस डेल जी ओवर डेल y जो कि अकेला y का एक फंक्शन है और हम यहाँ y के संबंध में इंटीग्रेट हैं। तो अब हम यह साबित करेंगे कि यह f असल में उस उद्देश्य को हल करता है जिसका मतलब है कि इस f का डिफरेंशियल कुछ और नहीं बल्कि m dx प्लस n dy है। तो अब हम इसे अगली स्लाइड में सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम सिद्ध करेंगे कि यह डेल एफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। तो यह हमारा f है और यदि हम इस f का डिफरेंशियल लेते हैं तो डेल f, इसलिए अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो यह डेल f डेल g प्लस है यहाँ इस फंक्शन का डेल जो y का एक फंक्शन है। और अब परिभाषा के अनुसार यह डेल g x के संबंध में g का पार्शियल डेरिवेटिव होगा और y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव g और यह dx और dy प्राप्त करने के लिए, इसलिए dg यहाँ g का डिफरेंशियल है। और अब फिर से इसके डिफरेंशियल के लिए वही परिभाषा, अब हमारे पास यह फंक्शन है तो इस फंक्शन के डेल ओवर डेल x इंटू डी एक्स और इस फंक्शन के डेल ओवर डेल y इंटू डी वाई। तो अब हमने देखा है कि यह अकेले y का एक फंक्शन है जिसे हमने पहले ही जांचा है कि यह अकेले y का एक फंक्शन है और यह इंटीग्रल स्वाभाविक रूप से फिर से अकेले y का एक फंक्शन होगा। इसलिए यहाँ जब हम ऊपर x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स को लेते हैं तो यह टर्म शून्य पर सेट हो जाएगा और यहाँ तब हमारे पास डेल ओवर डेल y है और y के संबंध में यह यहाँ इंटीग्रल है और फिर हम डेरिवेटिव टर्म ले रहे हैं तो यह केवल इस n डेल g ओवर डेल y के साथ ही रहेगा। तो यह अकेले y का एक फंक्शन है जिसके लिए यह शून्य हो जाता है और फिर हमारे पास यह डेल g ओवर डेल x डी एक्स डेल g ओवर डेल y dy है और इससे क्योंकि यह इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव था तो यह इंटीग्रल और डिफरेंशियल हटा दिया जाएगा तो हमारे पास होगा n माइनस डेल g ओवर डेल y मल्टीप्लाइड बाय dy। तो यहाँ हमारे पास n dy है जो एक टर्म होगा, इसलिए n dy दूसरा पद होगा डेल g ओवर डेल y इंटू dy। और अब फिर से तो हमारे यहाँ ये दो टर्म्स हैं, वे एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और फिर हमें यह डेल जी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस एन डी वाई मिलता है और यह डेल जी ओवर डेल एक्स कुछ और नहीं बल्कि यहाँ m है, डेल जी ओवर डेल एक्स कुछ और नहीं बल्कि m है। तो हमें m डी एक्स मिलता है और यहाँ यह प्लस एन डी वाई है।
इसलिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हम यही सिद्ध करना चाहते हैं। तो यहाँ यह f है जो यहाँ उद्देश्य को हल करता है, इस f का डिफरेंशियल, इसलिए f एग्जिस्ट करता है। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि यह कंडीशन बनी रहती है, वह आवश्यक सफिशिएंट कंडीशन बनी रहती है ताकि हम ऐसे f को कंस्ट्रक्ट कर सके जिसका डिफरेंशियल इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बिल्कुल बराबर है। इसलिए हमने अब देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के एग्जैक्ट होने के लिए आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन यह है कि डेल एम ओवर डेल वाई को डेल एन ओवर डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। इसलिए हमें एग्जैक्टनेस के लिए इस कंडीशन की जांच करने की आवश्यकता है, और एक बार जब हम यह पता लगा लेते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमें किसी तरह इस एफ को कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसका डिफरेंशियल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। और यदि यह एग्जैक्ट नहीं है तो हमें कोई अन्य तरीका खोजना होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ बस एक टिप्पणी की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो एक बार हम जानते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब है कि यह डी एफ शून्य के बराबर है, क्योंकि एक फंक्शन f है जिसका डिफरेंशियल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। तो इसका अर्थ है कि यह डी एफ शून्य के बराबर है, और फिर हम f के संदर्भ में सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि f एक कांस्टेंट है क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशियल शून्य है, इसलिए यह फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट के बराबर हो सकता है, इसलिए f c के बराबर है। इस समीकरण से f शून्य के बराबर है, हम प्राप्त कर रहे हैं कि f बराबर c है। तो यही वह रिलेशन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। f इज इक्वल टू c, यह इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बस फिर से ध्यान देते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन के अनुसार यह f था, इस एम डी एक्स का इंटीग्रल एक टर्म था, और फिर हमारे पास यह इंटीग्रल टर्म भी है जो कि f है जिसे हमने अभी पहले कंस्ट्रक्ट किया है। तो यह हमारा वृत्तांत है, यहाँ यह हमारा f है। हमने इसे थियोरेटिकली कंस्ट्रक्ट किया है, और इससे वास्तव में हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं हमने यह भी नोटिस किया है, इसलिए हमने वहां सिद्ध किया है कि यदि यह इक्वेशन एग्जैक्ट है तो यह n माइनस डेल जी ओवर डेल वाई केवल y का एक फंक्शन है, और फिर एक निर्देशिका है जिसका उपयोग कई पाठ्यपुस्तकों में भी किया जाता है। इसलिए यहाँ हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन को सीधे लिख सकते हैं जब हमें पता चल जाता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो यहाँ एम डी एक्स एम का इंटीग्रल दिया गया है, अतः हम एम डी एक्स का इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ यह इवैल्यूएट करना थोड़ा जटिल है, हमें पहले जी और पार्शियल डेरिवेटिव और n माइनस का सेट ढूंढना होगा। तो डायरेक्टरी केस जो ठीक यहीं से आता है, जिसे हम जानते हैं कि यह अकेले y का एक फंक्शन है, इसलिए हम इस n से जो लेते हैं, क्योंकि n माइनस यह कुछ, हमें इसे हटाना होगा ताकि यह अकेले y का एक फंक्शन बन जाए। तो की टर्म्स, और अगर हम यहाँ लेते हैं जिसमें x शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि इस n के टर्म्स जिसमें केवल y है, इसलिए यहाँ x नहीं होना चाहिए, इसलिए केवल y के टर्म्स यदि हम n से लेते हैं और फिर इसे यहाँ इंटीग्रेट करते हैं जो कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम उदाहरण में भी देखेंगे कि कोई इस निर्देशिका का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार जब हम पता लगा लेते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, हमें बस एक फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशियल यह है, और एक और सिस्टमैटिक अप्रोच है जो यहाँ f के लिए काम करता है। इसलिए हमें इस डायरेक्ट फॉर्मूला का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है उस स्थिति में। ठीक है, तो आइए हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। हम यह लेते हैं कि यह एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस दिस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 है। तो m यहाँ फर्स्ट पार्ट है, एम डी एक्स इज स्क्वायर माइनस 4xy एंड माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ सेकंड पार्ट n है। इसलिए हमारे पास दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में यह m और n है। पहले हमें यह पता करना होगा कि प्रश्न एग्जैक्ट है या नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें डेल m ओवर डेल y की गणना करनी है, इसलिए यहाँ से डेल m ओवर डेल y माइनस 4x और माइनस 4y होगा, और यह बताता है कि n ओवर डेल x 4y और माइनस 4x होगा। तो दोनों एक ही हैं।
डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x और एग्जैक्टनेस के लिए ठीक यही कंडीशन है, इसलिए दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसलिए हम जानते हैं कि एक फंक्शन f मौजूद है जिसका डिफरेंशियल वास्तव में यहाँ m dx प्लस n dy दिया गया है। और अब इस f को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, तो यहाँ इस केस से हम जानते हैं कि df इज इक्वल टू दिस वंस, तो हमें फॉर्मूला पता है इस फंक्शन f के डिफरेंशियल को फॉलो करें जो कि डेल f ओवर डेल x dx प्लस डेल f ओवर डेल y है जो कि इस f का डिफरेंशियल है। और यह इस दिए गए m dx के बराबर होना चाहिए और dy, तो यहाँ हम इस f के संबंध इस m और f से इस n के संबंध रख सकते हैं। इसलिए यहाँ हमारे पास s के संबंध में इस f का डेल f ओवर डेल पार्शियल डेरिवेटिव है जो m के बराबर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह x i x स्क्वायर n माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर और y के संबंध में इस f का पार्शियल डेरिवेटिव n के बराबर होना चाहिए जो कि y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xi x स्क्वायर है। तो अब हमारे पास इस फंक्शन द्वारा दिए गए डेल f ओवर डेल x के साथ ये दो रिलेशन हैं डेल f ओवर डेल y जो इस फंक्शन के साथ है। तो अब इन दो इक्वेशंस से हमें वास्तव में यह ज्ञात करना है कि f क्या है जिसका x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव इसके द्वारा दिए गए f y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव द्वारा दिया गया है। तो यहाँ अगर हम इसे x के संबंध में इंटीग्रेट करते हैं तो यह पहला इक्वेशन क्या होगा, यह यहाँ से f को x क्यूब बाई 3 के रूप में प्राप्त करेगा, हमें a माइनस 4y मिलेगा और यह x स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ माइनस 2xi x स्क्वायर y है और यहाँ हमें माइनस 2y स्क्वायर मिलेगा और x तब आएगा जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यह इंटीग्रल है और यह इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है जो इस केस में है क्योंकि यह x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव था, तो फिर अधिक जनरल कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ y का एक फंक्शन हो सकता है। तो हमारे पास यह f हासिल करने के लिए यह इंटीग्रेट डेल f ओवर डेल x है, लेकिन c1y है जो सामने आ रहा है और यहाँ हमने दूसरे इक्वेशन का उपयोग नहीं किया है। तो अब इस f से इस दिए गए f से जो हमें x के संबंध में इंटीग्रेट करके प्राप्त हुआ है, अब हम x के संबंध में डिफरेंस करेंगे, इसलिए y के संबंध में, और फिर हम इस दिए गए पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे, इसलिए y के संबंध में डिफरेंशिएशन पर हमें यहाँ जो मिलेगा वह हेक्सालोन है, इसलिए y के संबंध में यहाँ 0 होगा, इसलिए हमें माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ y के संबंध में तो हमें माइनस 4xy और c1y, या तो यहाँ डेरिवेटिव आएगा तो यह y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर है के बराबर है, जो पहले से ही यहाँ दिया गया है कि y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें से अब हम वास्तव में इस कांस्टेंट टर्म को आसानी से हासिल कर सकते हैं क्योंकि यह इनका डेरिवेटिव है, हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएशन है इसलिए हमें वह डेरिवेटिव भी मिला। तो हम यहाँ जो देखते हैं वह यह है कि माइनस 2xi x स्क्वायर यहाँ दोनों साइड है और माइनस 4xy भी है, तो हमें जो मिलता है हमें मिलता है c1 प्राइम y स्क्वायर के बराबर है। इसलिए हमें यह कंडीशन मिलती है कि y के संबंध में c1 का डेरिवेटिव y स्क्वायर है और अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1y क्यूब y के बराबर और यहाँ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि एक बार जब हम c1 प्राप्त कर लेते हैं तो हमें मूल रूप से यह f मिल जाता है। तो f कुछ और नहीं बल्कि x क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर है और फिर हमें वहां c1y क्यूब बाई और प्लस एक कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए एक बार जब हम f को हासिल कर लेते हैं तो हम सॉल्यूशन को f इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 3 होगा। हमने इसे c3 नाम इसलिए दिया क्योंकि c2 हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं और इसका मतलब है कि अब इस f इक्वेशन में c1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यह हमारा f है, तो यह यहाँ एक f है और c2 इज इक्वल टू c3। अब c2 और c3 वे दो डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं लेकिन हम एक में मर्ज कर सकते हैं
और इसका अर्थ यह है कि यह वास्तव में इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए x3 माइनस 2x प्राप्त करने के लिए स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई है, और इस माइनस 2x वाई स्क्वायर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि हमें 6x वाई स्क्वायर भी प्राप्त हो, और प्लस इस वाई स्क्वायर को जब 3 और C3 और माइनस C2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने यहाँ इस 3 से मल्टीप्लिकेशन के साथ एक और कांस्टेंट लिया है। यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसे हमने कंसिडर किया है। तो एक बार जब इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो होती है। हमारे पास यहाँ जो है, हमें इस डेल एफ ओवर डेल एक्स को m से इक्वेट करना है, और डेल एफ ओवर डेल वाई n के बराबर है, और वहाँ से हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेट दिए गए डेरिवेटिव के बराबर होता है, वहाँ से हमें C1 प्राइम वाई मिलेगा जो फिर से इंटीग्रेशन पर होगा। हम इस C को सब्स्टिट्यूट करके AC1 प्राप्त करेंगे, हमें F मिला है, और फिर हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि यदि हम यहाँ भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें किस पॉइंट पर समस्या या रास्ता मिलेगा, या हम कहाँ फंसेंगे, और हमें यह एहसास होगा कि ऐसा कोई एफ मौजूद ही नहीं है। इसलिए यदि गलती से ठीक है, इससे पहले कि हम उस डायरेक्ट अप्रोच का उपयोग करके उस पॉइंट पर जाएं जिसे हमने पहले लिखा है, कि हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला भी है, इसलिए यह दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्यूशन हम सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल m dx, और यह n का एक टर्म है जिसमें x और dy शामिल नहीं हैं। तो यहाँ यह m डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है, और फिर इसके टर्म्स और जिसमें x शामिल नहीं है, जो कि केवल y स्क्वायर टर्म है। तो हमारे पास y स्क्वायर dy c के बराबर है, और इस इंटीग्रेशन पर हमें ठीक वही सॉल्यूशन मिला है जो हमारे पास पहले से है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब हम उस चर्चा पर वापस आएंगे जो मैंने अभी पहले शुरू की है, कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उदाहरण के लिए हम इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, और हम पहले देखेंगे कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और इसलिए इसे इस मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है। और मुख्य पॉइंट यह है कि हम देखेंगे कि अब हमें समस्या कहाँ होती है। अगर हम मान लेते हैं कि यह किसी फंक्शन f का डिफरेंशियल है, तो ठीक किस पॉइंट पर हमें पता चलेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हमें एग्जैक्टनेस के लिए यहाँ कंडीशन नहीं मिली है और केवल एक f प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े जिसका डिफरेंशियल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या होगा? तो बस यहाँ जांच करने के लिए डेल m ओवर डेल y डेल n ओवर डेल x के बराबर है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए वे बराबर नहीं हैं, और फिर इसलिए दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वल नहीं है। लेकिन अब आप ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसे हमने पहले किया है। इसका मतलब है कि यह डेल f ओवर डेल x हम 3xy प्लस वाई स्क्वायर लेंगे, और यह डेल f ओवर डेल y क्योंकि स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, इसलिए इन दो कंडीशन के साथ अब हम इसे यहाँ इस x के संबंध में इंटीग्रेट करेंगे। तो f3 और यह एक्स स्क्वायर बाई 2y और इस एक्स वाई स्क्वायर और 1y के बराबर है। तो बस इसके इंटीग्रेशन पर हमें यह ए फंक्शन मिला, और फिर हम y के संबंध में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसे इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए एक बार जब हम y के संबंध में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 3/2xi एक्स स्क्वायर 2y x मिलेगा, और फिर c1 डेरिवेटिव y, और अब हम इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को इक्वेट करते हैं। अब इसे पिछली बार इक्वेट करने पर अगर हमें याद हो, हमें c1 मिला है प्राइम y को y के एक फंक्शन के रूप में, और फिर हमने इंटीग्रेट किया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसलिए यह एक c1 है प्राइम y के संबंध में c1 का पार्शियल डेरिवेटिव है, y के संबंध में c1 का ऑर्डर डेरिवेटिव है। यह y का एकमात्र फंक्शन है, इसलिए
y का फंक्शन जो हम यहाँ इक्वेट करते हैं वह यह है कि क्या अब हम c1y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्राप्त कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एक कंस्ट्रक्शन है, हम बता रहे हैं कि यह y का एक फंक्शन है। राइट हैंड साइड हमें इस इक्वेशन में x भी मिल रहा है, जबकि पिछले में जब इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो हम इसे x के एक फंक्शन के रूप में कभी प्राप्त नहीं करेंगे, यहाँ हमें केवल y टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ यह x और y पर निर्भर करता है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ हम इस लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हैं जो बता रहा है कि यह y और राइट हैंड साइड का सारा फंक्शन है। हमारे पास x और y का फंक्शन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है और इसलिए हम ऐसा f नहीं खोज सकते हैं जिसका डिफरेंशियल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए यह केवल यह प्रदर्शित करने के लिए था कि अगर गलती से एग्जैक्टनेस की जांच किए बिना हम आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसे f को खोजने का प्रयास करेंगे जिसका डिफरेंशियल यह दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम ठीक उसी पॉइंट पर रुक जाएंगे जहां हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए ऐसा f एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन है डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। और एक बार जब हम जान जाते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम एक f का पता लगा सकते हैं जिसका डिफरेंशियल m dx प्लस n dy है और फिर हम सॉल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अतः डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस की जांच करके सॉल्यूशन निकलने की प्रक्रिया और अगले लेक्चर में हम यह पता लगाना जारी रखेंगे कि यदि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें किस मेथड को प्रोसेस करना चाहिए। यहाँ ये संदर्भ उपयोग किए गए हैं और आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।